क्लास 11 नेक्स्ट टॉपिक है हमारा हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या। हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या किसके आधार पर? बोर मॉडल के आधार पर। यहाँ देखिए हमने पढ़ा था बोर मॉडल के अभिग्रहित में कि जब कोई इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है तो वो ऊर्जा का क्या करता है? अवशोषण करता है। और जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में आता है तो वो ऊर्जा का क्या करता है? उत्सर्जन करता है। तो यहाँ इस बेसिस पर हम इन दो कक्षाओं की ऊर्जा के अंतर को इस समीकरण से दे सकते हैं। डेल्टा ई इज इक्वल टू होगा ई फाइनल माइनस ई इनिशियल। मतलब कि फाइनल जहाँ पर अंतिम बार इलेक्ट्रॉन जिस कक्षा में गया है उस कक्षा की ऊर्जा और इलेक्ट्रॉन पहले जिस कक्षा में था उस कक्षा की ऊर्जा। यहाँ पर हमने फिर बोर मॉडल में एनर्जी का फॉर्मूला पढ़ा था हमने। एनर्जी का फॉर्मूला होता है -RH1/n फाइनल स्क्वायर। तो ई फाइनल इज इक्वल टू हो जाएगा -RH1/n फाइनल स्क्वायर और ई इनिशियल का वैल्यू हो जाएगा -RH1 माइनस और यहाँ अगेन क्या आएगा माइनस, क्योंकि ये फॉर्मूले में माइनस का साइन। और एनर्जी का फॉर्मूला जो होता है वो -RH1/n इनिशियल स्क्वायर। तो यहाँ देखिए मैंने ये वैल्यू पुट की, उसके बाद आप क्या करेंगे? RH कॉमन आ जाएगा। अब ये देखिए ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो मैं इसको पहले आगे लिख देती हूँ। ये हो जाएगा 1/n इनिशियल स्क्वायर और ये हो जाएगा माइनस में 1/n फाइनल स्क्वायर। तो ये आपके पास डेल्टा ई का फॉर्मूला आ जाएगा। अगर आपको इस तरह के क्वेश्चन आए कि पहले जो इलेक्ट्रॉन है वो n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में संक्रमण कर रहा है। देखिए n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू 3 में संक्रमण कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ये निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में क्या कर रहा है? संक्रमण कर रहा है। और जब भी निम्न से उच्च में जाएगा तो यहाँ देखिए पहले इलेक्ट्रॉन n इनिशियल क्या हो जाएगा? पहले इलेक्ट्रॉन किस में था? तो यहाँ n इनिशियल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 2। बाद में किस में चला गया? तो यहाँ n फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो इस तरह से आप वैल्यू पुट करेंगे। और सपोज अगर ऐसा कहे कि इलेक्ट्रॉन जो है वो n इज इक्वल टू 4 से n इज इक्वल टू 5 में, 4 से किस में जा रहा है? 5 में जा रहा है। 2 से 3 में जा रहा है, 4 से 3 में जा रहा है। एक कंडीशन ऐसी आ गई कि वो 4 से कहाँ गया? 3 में गया। तो यहाँ देखिए क्या होगा? ये उच्च ऊर्जा स्तर से किस में जा रहा है? निम्न ऊर्जा स्तर में। और जब ये उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में जाएगा तो यहाँ देखिए जो n निम्न में गया तो यहाँ n इनिशियल यानी पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था? n इज इक्वल टू 4 में था। तो n इनिशियल की वैल्यू क्या होगी? 4। और बाद में इलेक्ट्रॉन किस में गया? n इज इक्वल टू 3 में। तो यहाँ n फाइनल की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3। तो इस तरह से आप इनिशियल और फाइनल की जो वैल्यू है उसको डिसाइड करेंगे। देखिए फिर से समझिए, अगर निम्न से उच्च में गया तो यहाँ पर क्या होता है? हमने पढ़ा कि जब भी इलेक्ट्रॉन निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है तो ऊर्जा का क्या होता है? अवशोषण होता है। जबकि जब उच्च से निम्न में आता है तो ऊर्जा का क्या होता है? उत्सर्जन होता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि डेल्टा ई की वैल्यू जो होगी वो अवशोषण के केस में आप देखेंगे तो n फाइनल की वैल्यू जो है वो हमेशा ज़्यादा होगी किससे? n इनिशियल से। और अगर आप उत्सर्जन की बात करें तो इस केस में क्या होगा? n फाइनल की वैल्यू जो है वो कम होगी किससे? n इनिशियल से। तो यहाँ पर जब आप इसको सॉल्व करेंगे वैल्यू पुट करके तो हमेशा अवशोषण में ऊर्जा की वैल्यू क्या आएगी? पॉजिटिव आएगी। और यहाँ पर ऊर्जा की वैल्यू आपको हमेशा क्या आएगी? नेगेटिव। मतलब कि आप क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद अगर आपकी एनर्जी की वैल्यू नेगेटिव आती है इसका मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है? उत्सर्जन हो रहा है। और अगर एनर्जी की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है इसका मतलब ऊर्जा का क्या हो रहा है? अवशोषण हो रहा है। तो यहाँ पर ये RH की वैल्यू आपको बता रखी है मैंने, ये होती है 2.18 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर -18 1/n इनिशियल स्क्वायर माइनस 1/n फाइनल स्क्वायर। और आंसर किस में आएगा आपका? जूल में। तो ये फॉर्मूला आप एग्जाम में यूज करेंगे इस तरह के क्वेश्चन सॉल्व करने में। ये एनर्जी का फॉर्मूला हुआ, ऊर्जा का फॉर्मूला हुआ हाइड्रोजन के लिए।
नेक्स्ट है आपका आवृत्ति। आवृत्ति जिसको आप किससे रिप्रेजेंट करते हैं, न्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ देखिए न्यू इज इक्वल टू क्या होगा, न्यू इज इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन एच। न्यू इज इक्वल टू होता है डेल ई अपॉन एच। आप वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पर, डेल ई की वैल्यू देखिए ये रही, तो आप इसमें पुट करेंगे डेल ई की वैल्यू आर एच 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, और यहाँ नीचे क्या है h, तो ये हो गई न्यू की वैल्यू। अब आपको आर एच की वैल्यू पता है और h की वैल्यू पता है, इसको अगर पुट करेंगे आप इसमें, तो इसको सॉल्व करने से आपके पास आंसर आएगा 3.29 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 15 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, और आंसर आएगा हर्ट्ज में। आवृत्ति का जो मात्रक होता है वो क्या होता है, हर्ट्ज या सेकेंड इनवर्स, तो उसमें आंसर आ जाएगा। तो ये हो गया आपका आवृत्ति का सूत्र। नेक्स्ट है आपका तरंग संख्या। तो इसमें तरंग संख्या को इस तरह से समझाएंगे हम। यहाँ देखिए तरंग संख्या जो होती है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं न्यू बार से। तो यहाँ न्यू बार इज इक्वल टू मैंने बताया था 1 अपॉन लेमडा होता है, और हमारे पास फॉर्मूला था c इज इक्वल टू न्यू लेमडा। अगर मैं लेमडा की बात करूं तो फॉर्मूला क्या आएगा, c अपॉन न्यू। तो आप लेमडा की वैल्यू यहाँ पुट करेंगे तो वो क्या आ जाएगी, लेमडा की जगह यहाँ देखिए c अपॉन न्यू, ये आ गया। अब आप यहाँ देखिए न्यू की वैल्यू आप इस समीकरण से पुट कर सकते हैं। यहाँ क्या आ जाएगी, न्यू की वैल्यू, ये वाला जो समीकरण है, समीकरण नंबर, इसको हम 2 मान लें, इसको हम 1 मान लें, तो यहाँ पर 2 में आप न्यू की वैल्यू पुट करेंगे समीकरण 2 से, तो यहाँ देखिए न्यू बार इज इक्वल टू आएगा आर एच अपॉन एच। आर एच आपको पता है रिडबर्ग कांस्टेंट होता है, एच क्या होता है, प्लैंक कांस्टेंट। तो आर एच अपॉन एच यहाँ पे आ जाएगी 1, और ये क्या आ जाएगा c, और मल्टीप्लाई बाय 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस एन फाइनल स्क्वायर, ठीक है। और न्यू बार का जो ये आंसर आएगा ये किस में आएगा, मीटर इनवर्स में। तो वो कैसे आएगा, देखिए यहाँ पर इसको आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर इसकी वैल्यू, ये सारी वैल्यू रखने के बाद c की वैल्यू आपको पता है 3 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 8 मीटर पर सेकेंड होती है। इसको फॉर्मूले को सॉल्व करने पर आपके पास आंसर आएगा 1.09677 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर, यहाँ पर 677 मल्टीप्लाई बाय 10 टू पावर 7 1 अपॉन एन इनिशियल स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन फाइनल स्क्वायर, और आंसर आएगा मीटर इनवर्स में। ऐसा ही मात्रक न्यू बार का क्या होता है, मीटर इनवर्स। तो यहाँ याद रखना है आपको। इस तरह से आप हाइड्रोजन के रेखा स्पेक्ट्रम की व्याख्या कर सकते हैं, और ये अप्लाई होता है किस पर, हाइड्रोजन के समान 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर, यानी कि दूसरे ऐसे आयन जिनमें हाइड्रोजन की तरह 1 इलेक्ट्रॉन हो, उन पर इसको अप्लाई किया जा सकता है। नेक्स्ट जो टॉपिक है वो आपका है दे ब्रोगली सिद्धांत। से पहले हम पढ़ेंगे बोर मॉडल की सीमाएं। बोर मॉडल की सीमाएं यानी कि लिमिटेशंस या दोष कह सकते हैं इसको, क्या कमियां रह गई बोर मॉडल में, ये कह सकते हैं हम। यहाँ पर पहली कमी तो यही है कि बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन की तरह केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई हो सकता है, यानी कि ये केवल हाइड्रोजन जिसमें कि एक इलेक्ट्रॉन होता है, या फिर आप इसमें हीलियम प्लस लिथियम प्लस 2 या बेरिलियम लिथियम प्लस 1 या बेरिलियम प्लस 2 इन आयनों पर अप्लाई कर सकते हैं, या इसको हाइड्रोजन पर अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इन सब में क्या होता है, 1 इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप इस मॉडल को केवल 1 इलेक्ट्रॉन सिस्टम पर ही अप्लाई कर सकते हैं। अन्य जो जटिल परमाणु हैं उनके मॉडल को आप इससे नहीं समझा सकते हैं। तो ये इसका फर्स्ट ड्रॉबैक है। नेक्स्ट जो है वो है कि हाइड्रोजन का जो आजकल स्पेक्ट्रोस्कोपिक टेक्निक होती है उसमें सभी तत्वों का स्पेक्ट्रम लिया जाता है, और आजकल ये देखा गया है, जब आप एमएससी या हायर क्लासेस में जाएंगे और केमिस्ट्री पढ़ेंगे तो आप देखेंगे उनके स्पेक्ट्रम में इस तरह से स्पेक्ट्रमी लाइनें जो होती हैं वो ऐसे एक एक नहीं मिलकर क्या मिलती है, इस तरह से डबलेट मिलता है, यानी कि एक स्पेक्ट्रम लाइन भी 2 भागों में डिवाइड हो जाती है। तो इसको हम क्या कहते हैं, डबलेट।
तो आप क्या लिखेंगे कि बोर मॉडल जो है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम में जो डबलेट प्राप्त होता है उसकी व्याख्या करने में असमर्थ है, उसको समझाने में क्या है, असमर्थ है। नेक्स्ट है कि स्पेक्ट्रम जो होता है दो तरह के इफेक्ट होते हैं उसमें, एक होता है जीमन प्रभाव और एक होता है स्टॉर्क प्रभाव। तो यहाँ पर देखिए जीमन प्रभाव क्या होता है, जीमन प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। अभी अभी मैंने बताया कि इस तरह से विपाटन हो जाता है, एक स्पेक्ट्रम रेखा सिंगल मिलनी चाहिए थी बल्कि उसका भी क्या हो जाता है, इस तरह से विपाटन हो जाता है। अगर वो दो भागों में होता है तो इसको हम डबलेट कहते हैं, और अगर ये तीन भागों में हो जाता है तो इसको हम क्या कहते हैं, ट्रिपलेट कहते हैं। जैसे ये सिंगलेट है, ये डबलेट, और ये क्या हो जाएगा, ट्रिपलेट। तो जीवन प्रभाव होता है चुंबकीय क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन, स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन मतलब स्प्लिटिंग, रेखाओं का विपाटन। तो चुंबकीय क्षेत्र में स्पेक्ट्रमी रेखाओं के विपाटन को जीमन प्रभाव कहते हैं, और बोर जो मॉडल है वो इसकी व्याख्या नहीं करता है। स्टोर्क प्रभाव का मतलब होता है विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में स्पेक्ट्रमी रेखाओं का विपाटन। बोर मॉडल जो है वो स्टोर्क प्रभाव की व्याख्या भी नहीं कर सकता है। उसी तरह से ये परमाणुओं के आपस में रासायनिक बंध बनाकर अणु बनाने की योग्यता की भी व्याख्या नहीं करता है। तो यह है बोर मॉडल की सीमाएं। याद रखिए कि दो परमाणु आपस में किस तरह से रासायनिक बंध बना के अणु बनाते हैं, इस योग्यता की व्याख्या भी बोर मॉडल नहीं कर पाता है। तो बोर मॉडल की ये सीमाएं हैं। नेक्स्ट टॉपिक है डी ब्रोगली सिद्धांत। डे ब्रोगली सिद्धांत जो है वो डे ब्रोगली नाम के साइंटिस्ट थे, उन्होंने दिया था, इसीलिए हम इसको डे ब्रोगली सिद्धांत कहते हैं। और डे ब्रोगली सिद्धांत ये कहता है कि जिस तरह से विकिरण की तरंग और कण दोनों की प्रकृति होती है, उसी तरह से द्रव्य की भी कण प्रकृति भी होनी चाहिए और तरंग प्रकृति भी होनी चाहिए। और इसी तर्क के आधार पर इन्होंने ये कहा कि जिस तरह से फोटोन की तरंग दैर्ध्य और संवेग होता है, उसी तरह से इलेक्ट्रॉन का भी क्या होना चाहिए, तरंग दैर्ध्य होनी चाहिए और उसका भी संवेग होना चाहिए। तो उस बेसिस पर उन्होंने एक फॉर्मूला दिया, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी। ये किसके लिए है, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य और संवेग में संबंध बताता है। तो उन्होंने ये फॉर्मूला डे ब्रोगली ने दिया, इसलिए इसको डे ब्रोगली इक्वेशन या डे ब्रोगली समीकरण कहते हैं। लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन पी, और आपको पता है पी इज इक्वल टू क्या होता है, एम वी। तो ये समीकरण प्राप्त होता है, इसको कहते हैं डे ब्रोगली समीकरण, जो किसके लिए दिया था, इलेक्ट्रॉन की तरंग दैर्ध्य और संवेग में संबंध बताता है। नेक्स्ट है, आपको कभी कभी ये क्वेश्चन आता है कि आप डे ब्रोगली समीकरण को व्युत्पन्न कीजिए, उसको व्युत्पन्न कैसे करेंगे। तो आपको क्या करना है, आपके पास एक आइंस्टीन ने ऊर्जा का समीकरण दिया है। आइंस्टीन के अनुसार E इज इक्वल टू होता है mc स्क्वायर, ठीक है। और प्लांक के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार उन्होंने E की वैल्यू क्या दी थी, E इज इक्वल टू एच न्यू। तो ये दोनों एनर्जी की वैल्यू है। अगर हम समीकरण 1 और 2 को तुलना कराएं तो आपके पास क्या आएगा, mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच न्यू आएगा। अब आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर न्यू की वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो न्यू इज इक्वल टू हो जाएगा c अपॉन लैम्डा। तो आप जब यहाँ वैल्यू पुट करेंगे mc स्क्वायर इज इक्वल टू एच, सी न्यू की जगह रखेंगे c अपॉन लैम्डा। तो यहाँ देखिए c से एक c कट हो जाएगा और आपके पास आएगा mc इज इक्वल टू एच अपॉन लैम्डा। इसको आप इस तरह से कर सकते हैं, लैम्डा को इधर लाएं, mc को उधर ले जाएं, तो देखिए क्या होगा, यहाँ पर लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा h अपॉन एम सी। सी क्या है, प्रकाश का वेग। यहाँ पर हम इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं या कण की बात कर रहे हैं, तो हम कण के वेग को किस में लेंगे, c की जगह v से रिप्रेजेंट करेंगे। वेग को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, v से, इसलिए मैं c की जगह क्या वैल्यू पुट कर रही हूँ, v। लैम्डा इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, h अपॉन एम वी। यहाँ c यूज किया है क्योंकि हम किसकी बात करते थे, फोटोन की या प्रकाश की, प्रकाश के वेग को c से रिप्रेजेंट करते हैं। लेकिन अगर हमें कण के वेग की बात करूं तो मैं c की जगह क्या पुट करूंगी, v। तो मेरे पास फॉर्मूला आया लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी, और एम वी इज इक्वल टू क्या होता है, p। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन p, क्योंकि p इज इक्वल टू होता है एम वी।
ठीक है, तो इस तरह से आप क्या करेंगे, डे ब्रोगली समीकरण को व्युत्पन्न कर देंगे। तो यह है डे ब्रोगली सिद्धांत। नेक्स्ट है आपका इसी क्रम में आगे हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता के सिद्धांत के अनुसार हाइजेनबर्ग ये कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। अगर आप इलेक्ट्रॉन की स्थिति ज्ञात करने जाएंगे, उसको कंफर्म करेंगे, तो वेग में अनिश्चितता प्राप्त होगी, और अगर आप इलेक्ट्रॉन के वेग को नियत कर देंगे तो आपको इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता मिलेगी। इसका मतलब यह है कि इलेक्ट्रॉन की स्थिति और वेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। इसे ही कहते हैं हाइजेनबर्ग का अनिश्चितता का सिद्धांत। और हाइजेनबर्ग के अनुसार उन्होंने एक इसके लिए फॉर्मूला भी दिया था, हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत। तो यहां देखिए, डेल एक्स डॉट डेल पी, स्थिति और संवेग को एक साथ ज्ञात करना असंभव है। डेल एक्स डॉट डेल पी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई, ये फॉर्मूला दिया था उन्होंने। यहाँ डेल एक्स क्या है, स्थिति में अनिश्चितता, और डेल पी क्या है, संवेग में अनिश्चितता। अगर आप p की वैल्यू पुट करें, p इज इक्वल टू होता है mv, तो आपको पता है कि m तो क्या है, कांस्टेंट रहता है, द्रव्यमान कभी बदलता नहीं, चाहे आप जगह बदल दें, लेकिन वेग में अनिश्चितता आ जाएगी। तो जब मैं यहाँ पर वैल्यू पुट करूंगी डेल्टा एक्स, तो आप देखिए m तो बदलेगा नहीं, कांस्टेंट है, तो क्या हो जाएगा, m डेल्टा v बदलेगा, तो यहाँ वेग में अनिश्चितता होगी, तो ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई। फिर मैं कांस्टेंट चीजों को उस तरफ रखूं तो मैं क्या लिखूंगी, डेल एक्स डॉट डेल वी इज ग्रेटर और इक्वल टू एच अपॉन 4 पाई एम। तो ये है फॉर्मूला जिसमें डेल एक्स का मतलब है इलेक्ट्रॉन की स्थिति में अनिश्चितता, डेल्टा वी का मतलब है इलेक्ट्रॉन के वेग में अनिश्चितता जो है वो इक्वल, ग्रेटर और इक्वल होगी किसके, h अपॉन 4 पाई m के। तो ये है हाइजेनबर्ग की अनिश्चितता का सिद्धांत।